नमस्कार, बीटीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बीटीवी न्यूज की हेडलाइन के प्रायोजक हैं जायसवाल हीरो। जायसवाल हीरो आपके अपने शहर बालाघाट में हीरो कंपनी की बाइक एवं मोपेड गाड़ियों का भव्य शोरूम। जायसवाल हीरो बाइक की श्रृंखला में हीरो कंपनी की एक और नई शुरुआत, हीरो एक्सट्रीम 160R। जी हाँ, हम लेकर आए हैं हीरो एक्सट्रीम 160R, स्पोर्टी और मस्कुलर स्ट्रीट फाइटर मोटरसाइकिल। इसमें प्रोग्राम्ड F2 160cc इंजन और 14 सेंसर्स के साथ एक्सेंस टेक्नोलॉजी, ज्यादा माइलेज और कम मेंटेनेंस, इजी फील्ड स्टार्ट और इंजन की लंबी लाइफ। एक्सट्रीम 160R में आपको फुल LED पैकेज का लेटेस्ट फीचर मिलेगा, 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक सस्पेंशन और चौड़ा रेडियल रियर टायर। इसमें आपको 2 वेरिएंट मिलेंगे, सिंगल डिस्क, डबल डिस्क, 5 साल इंजन की वारंटी और 5 सर्विसिंग फ्री। तो अब सोच क्या रहे हैं, फौरन चले आइए जायसवाल हीरो। हमारा पता है जायसवाल हीरो, अंबेडकर चौक, डिग्री कॉलेज रोड, बालाघाट। मोबाइल नंबर 9425822335, 7290035447। नशीले कफ सिरप के साथ 2 MR गिरफ्तार, 2,20,000 रुपए की 1400 बोतल बरामद। जबलपुर होलसेलर से पूछताछ करेगी पुलिस। जिले में बड़ी मात्रा में चल रहा है नशे का अवैध कारोबार। बालाघाट और जबलपुर से जुड़ा हुआ है कारोबार का मामला। दोनों ही आरोपियों से पुलिस कर रही है और पूछताछ। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सहकारी कर्मचारी, जिला खाद्य अधिकारी पर कार्यवाही नहीं होने से नाराज। 23 समितियों को केंद्र नहीं बनाने से आक्रोशित है कर्मचारी। जिलाध्यक्ष ने कहा, नहीं हुई मांगे पूरी तो जिले में होगा उग्र आंदोलन। संभाग सहित प्रदेश से भी पहुंचेंगे पदाधिकारी। नवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां हुई पूर्ण। कोरोना संक्रमण के बीच मनाया जाएगा नवरात्रि पर्व। 9 दिनों तक माता रानी की जाएगी उपासना। मंदिर समितियों के द्वारा तैयारियां की गई पूर्ण। मास्क पहनकर मंदिरों में भक्तों को मिलेगा प्रवेश। सामूहिक आरती और भंडारे में रहेगी रोक। और अब समाचार विस्तार से। कोतवाली पुलिस ने 2 लाख से ज्यादा की कीमत की नशीली कफ सिरप के साथ बालाघाट और जबलपुर निवासी 2 MR को गिरफ्तार किया है। दोनों ही दवा कंपनी में काम करते हैं। बताया जाता है कि बालाघाट निवासी MR जबलपुर निवासी MR से कफ सिरप लाता था। पुलिस की माने तो यहां वह दवा व्यापारियों को सप्लाई करता था। नशीले कफ सिरप को लेकर 16 अक्टूबर को खुलासा कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में ADSP प्रतिपाल सिंह महोबिया द्वारा किया गया। इस दौरान CSP कर्णिक श्रीवास्तव और थाना प्रभारी MR रोमड़े मौजूद रहे। जिले के युवा लगातार बढ़ रही नशे की लत और अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए अब बालाघाट पुलिस प्रशासन ने कमर कस ली है। बीते कुछ दिनों में नशे के चलते हत्या जैसे मामले सामने आने पर स्वयं पुलिस अधीक्षक अभिषेक तिवारी जिले में अवैध नशे के व्यापार के खात्मे के लिए चलाए जा रहे अभियान की मॉनिटरिंग कर रही हैं, जिसके तहत जिले में कार्यवाहियां भी प्रारंभ हैं। अभी कुछ ही दिनों पूर्व जहां पुलिस ने नशे के उपयोग में आने वाली गोलियों को जब्त कर मामले का खुलासा किया था, तो वहीं 13 अक्टूबर को नगर में जब्त की गई बड़ी मात्रा में कफ सिरप के जखीरे को पकड़ने में सफलता अर्जित की है। बता दें कि एक पखवाड़े में कोतवाली पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों के मार्गदर्शन में नशीली दवाओं को लेकर 2 बड़ी कार्रवाई की है, जिससे नशीली दवाओं का कारोबार करने वालों में हड़कंप का माहौल है। इस बार पुलिस ने नशीले कफ सिरप के आरोपियों को खरीदार बनकर पकड़ा है। नशीले दवा कारोबार के दूसरे बड़े मामले का खुलासा 16 अक्टूबर को पुलिस कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस वार्ता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिपाल सिंह महोबिया द्वारा किया गया। इस दौरान CSP कर्णिक श्रीवास्तव और थाना प्रभारी MR रोमड़े मौजूद थे। बता दें कि विगत 4 अक्टूबर को पुलिस ने युवाओं को नशीली दवा एल्प्राजोलम की सप्लाई करने वाले पूरे नेटवर्क को पकड़ा था। वहीं गत 13 अक्टूबर को औषधि निरीक्षक शरद जैन के मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए कोतवाली पुलिस ने सरस्वती नगर निवासी 38 वर्षीय संजीव सूर्यवंशी से पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नशीली दवा टी कफ सिरप के 5 कार्टून में रखी लगभग 950 बोतल बरामद की, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 1.5 लाख रुपये है, जिसे पुलिस ने NDPS एक्ट की धारा 821 के तहत गिरफ्तार किया, जिससे पूछताछ में पुलिस को पता चला है कि वह अवैध रूप से नशीली दवाओं की खेप जबलपुर निवासी मोहित पांडे से मंगवाता है।
जिससे पुलिस ने खरीदार बनकर संपर्क किया और उसे नशीली कफ सिरप की डिमांड को बालाघाट में डिलीवरी देने के लिए बुलाया। जब मोहित नशीली दवा क्यूरेक्स टी कफ सिरप को लेकर बालाघाट पहुंचा तो यहां पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने जबलपुर के घमापुर थाना अंतर्गत हनुमान होटल के पास सिद्ध बाबा वार्ड लालमाटी निवासी मोहित पांडे से 450 बोतल नशीली दवा क्यूरेक्स टी कफ सिरप बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 70,000 रुपये है। इस तरह पुलिस ने आरोपी संजीव सूर्यवंशी और मोहित पांडे के पास से कुल 1400 नशीले कफ सिरप की बोतल बरामद की है, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 2,20,000 रुपये है। दिनांक 13/10 की घटना है। हमें मुखबिर सूचना के द्वारा जानकारी मिली थी कि एक व्यक्ति बहुत सारी दवाइयाँ अपने पास रखे हुए हैं, तो हमने मुखबिर के माध्यम से उससे बातचीत करके उसको बुलवाया और वो आया और जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से 950 बोतल कोफ्टी कफ सिरप की मिली, जो कि अवैध हैं। और जब उससे पूछताछ की तो उसने मोहित पांडे जबलपुर निवासी है, उससे ये प्राप्त होना बताया। तो उसको भी हमने बातचीत करके बुलाया, तो वो भी झांसे में आ गया और वो भी आया और जब उसकी तलाश ली तो उसके पास से भी 450 बोतल प्राप्त हुई। इस प्रकार कुल 1400 बोतल ये कफ सिरप की हमने प्राप्त की हैं और जो कि 2,20,000 के आसपास इनकी कीमत। पुलिस ने बताया कि संजीव सूर्यवंशी और मोहित पांडे अलग अलग दवा कंपनी में एमआर हैं, जहां संजीव आरपीजी हेल्थ केयर में तो मोहित पांडे अथर्व हेल्थ केयर में एमआर हैं। संजीव को मोहित नशीली कफ सिरप की सप्लाई किया करता था, जिनसे प्रारंभिक पूछताछ में बालाघाट पुलिस को जबलपुर के होलसेल व्यवसायी हिमांशु झा का पता चला है। पुलिस ने बताया कि इस मामले में होलसेल व्यापारी हिमांशु झा से भी पूछताछ की जाएगी कि आखिर किस नियमों के तहत उसके द्वारा इन एमआर को नशीली दवा कफ सिरप का विक्रय किया गया है। जिला खाद्य अधिकारी एसएच चौधरी के द्वारा 9 अक्टूबर को एक स्थानीय अखबार में दिए गए बयान का विरोध करते हुए एवं अन्य विभिन्न मांगों को लेकर जिले के सहकारी कर्मचारी मध्य प्रदेश सहकारी कर्मचारी महासंघ के बैनर तले अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। संगठन के पदाधिकारियों ने शासन प्रशासन से मांग की है कि जिला खाद्य अधिकारी चौधरी को जिले से हटाया जाए एवं अन्य मांगे भी पूरी की जाएं। सहकारी समितियों के पदाधिकारियों ने मांगों के संबंध में बताया कि जिला खाद्य अधिकारी चौधरी ने समाचार पत्र के माध्यम से जिले के समस्त कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है, जिसका संघ के द्वारा घोर निंदा कर विरोध किया जाता है। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोप को सिद्ध किया जाए। जिले में 23 केंद्रों की स्थापना नहीं हुई है, जिससे किसान पंजीयन कराने में परेशान हैं। जल्द स्थापना की जाए। जिले के 23 केंद्र स्व सहायता समूह को दिए जाते हैं तो जिले के समस्त 167 केंद्र समूह को दिए जाएं। धान खरीदी के दौरान खरीदी केंद्र में कमी के लिए समिति ही क्यों जवाबदार? इसमें जिला खाद्य विभाग, जिला विपणन अधिकारी, परिवहनकर्ता की जवाबदारी तय की जाए। इस दौरान सहकारी कर्मचारी महासंघ के जिला अध्यक्ष पीसी चौहान ने कहा कि जो हमने काम किया है उसका पैसा हमें दिया जाए। 21 करोड़ रुपये में 6 करोड़ रिलीज किया है, 15 करोड़ कहाँ हैं? जिला खाद्य अधिकारी चौधरी द्वारा 23 समितियों पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाकर आजीविका मिशन को देने की बात कही जा रही है। उन्होंने कहा कि 23 सेंटर नहीं, पूरे 167 सेंटर समूह को दे दिए जाएं। 23 सहकारी समितियों को खाद्य अधिकारी ने एक अखबार में बयान दिया कि ये समितियां भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जिससे समितियों को आजीविका मिशन को दिया जाता है। इस बयान की सभी सहकारी समिति के कर्मचारी घोर निंदा करते हैं। उन्होंने कहा कि धान उपार्जन केंद्र में कृषकों के पंजीयन की अवधि समाप्त हो गई है और 23 केंद्रों की स्थापना अब तक नहीं हो सकी है, जिसके तहत आने वाले कृषक अपनी उपज को कहां बेचेंगे, इस पर संशय बना हुआ है। दूसरी ओर बैंक द्वारा ऋण प्रविष्टि के लिए दबाव बनाया जा रहा है, जबकि नियमानुसार किसान की पंजीयन के पश्चात ही ऋण प्रविष्टि होती है। जब केंद्र की स्थापना नहीं हो सकी है, ऐसे में प्रविष्टि का काम कैसे होगा, जिस पर असमंजस है। आप लोगों की रणनीति सर, आगे की रणनीति तो ये है और आपको पूर्व विदित है और पूरा जिला प्रशासन भी जानता है, जिस बात को लेकर के हमने 15 तारीख तक का अल्टीमेटम था हमारा कि इसमें उक्त बिंदुओं पर निराकरण हो जाए, तो और होने के पश्चात हम या तो वापस जाएं और नहीं हुआ निराकरण तो हम 16 तारीख से अनवरत हमारी हड़ताल निरंतर जारी रहेगी। और अभी भी कोई सकारात्मक रिजल्ट नहीं आया इसका, तो हमारा ये हड़ताल ये एकदम जारी रहेगा। तो
शासन की तरफ से कोई शासन से किसी प्रकार से मुख्य रूप से हमारे वो थे कि खाद्य आपूर्ति अधिकारी को हटाया जाए यहाँ से, और 23 सेंटर हमारे ज़िले में जो उपार्जन के हैं जिनकी शासन की 15 तारीख समाप्त हो चुकी है, 15 अक्टूबर तक उनकी धान खरीदी की डेट थी पंजीयन की, वो समाप्त हो गई है और वो हमारा किसान वंचित, आज 20,000 किसान के पंजीयन होना बाकी है और पंजीयन नहीं हो पाया है। तो चिंता का विषय यह है कि वो किसान कहाँ धान बेच पाएगा, और साथ ही ये जो भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए भी वो अपनी पद पे पदासीन है और अकड़ते जा रहे हैं और इनके बारे में कोई उसमें न्याय संगत निर्णय नहीं लिया जा रहा है। तो हमारा भी कहना है कि जब तक ये कोई निर्णय नहीं निकल आता है तब तक हमारा ये हड़ताल जारी रहेगा। जिलाध्यक्ष पीसी चौहान ने बताया कि अगर जल्द ही शासन प्रशासन के द्वारा हमारी मांगों पर निर्णय नहीं लिया गया तो आगामी सोमवार को प्रदेश एवं संभाग स्तर के पदाधिकारियों के साथ मिलकर बालाघाट जिले में सहकारी कर्मचारी प्रदर्शन करेंगे। उन्होंने कहा कि जब हमारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हमारी लड़ाई प्रारंभ रहेगी। शक्ति की उपासना के 9 दिनी पर्व शारदीय नवरात्र की शुरुआत शनिवार को सर्वार्थ सिद्धि योग में शक्ति के आगमन के साथ होगी। पहले दिन माता के शैलपुत्री स्वरूप का पूजन किया जाएगा। इस बार 17 से 25 अक्टूबर के दौरान 4 सर्वार्थ सिद्धि महायोग, अमृत योग और बुद्धादित्य योग का मंगलकारी संयोग बनेगा। गौरतलब हो कि नवरात्र पर्व को लेकर शहर मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों में तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। माता मंदिरों को रंग रोगन कर आकर्षक साज सज्जा की गई है। देवी मंदिरों में ज्वारा व घट स्थापना की जाएगी, जिसको लेकर मंदिर समिति द्वारा तैयारी कर ली गई है। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण को देखते हुए माता रानी के इस महापर्व को सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मनाया जाएगा, जिसको लेकर मंदिर समितियों ने तैयारियां कर ली हैं। इसी तरह नगर में सार्वजनिक दुर्गा पंडालों को भी तैयार किया जा रहा है। मूर्तिकारों द्वारा भी माता रानी की प्रतिमाओं को अंतिम रूप दिया जा रहा है। बता दें कि बालाघाट नगर मुख्यालय में हनुमान चौक स्थित दुर्गा मंदिर, वार्ड क्रमांक 16 स्थित सार्वजनिक दुर्गा मंदिर, मां कालीपाठ जयस्तंभ चौक स्थित त्रिपुर सुंदरी मंदिर, ज्वाला देवी भरवेली गौली मोहल्ला स्थित काली मंदिर, शारदा मंदिर बैहर रोड, मोती तालाब चौक स्थित दुर्गा मंदिर, सरेखा स्थित शारदा मंदिर में शारदीय नवरात्रि पर्व को लेकर मंदिरों में आकर्षक रंग रोगन किया गया, जबकि मंदिरों को रंग बिरंगी आकर्षक रोशनियों से सजाया गया है। वहीं कोरोना संक्रमण को देखते हुए सभी मंदिर समितियों ने अपनी तैयारियां और रूपरेखा तैयार कर ली है। ज्ञात हो कि मां दुर्गा की आराधना का पर्व है नवरात्र। मां के 9 रूपों की भक्ति से हर मनोकामना पूरी होती है। अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से माता दुर्गा 9 दिनों के लिए अपने भक्तों के दुख दूर करने पृथ्वी लोक में आती हैं। इन दिनों में यदि विधि विधान से माता की आराधना की जाए तो वह प्रसन्न होती है और सभी की मनोकामनाएं पूरी करेंगी। शारदीय नवरात्र में 9 दिनों में मां शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी और सिद्धदात्री स्वरूप का दर्शन पूजन किया जाता है। 9 शक्तियों के मिलन को नवरात्र कहते हैं। नवरात्र में लोग अपनी आध्यात्मिक और मानसिक शक्तियों में वृद्धि के लिए उपवास, संयम, नियम, भजन, पूजन और योग साधना करते हैं। हालांकि इस वर्ष कोरोना संक्रमण के चलते नवरात्रि पर्व का रंग फीका रहने वाला है, लेकिन श्रद्धालु माता रानी की उपासना के लिए उत्सुक हैं। नवरात्र पर्व को लेकर नगर के मंदिरों में तैयारियां अंतिम दौर पर हैं। मंदिर के रंग रोगन सहित अन्य आवश्यक कार्य पूर्ण हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण को देखते हुए मंदिर के मुख्य द्वार पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर समिति के सचिव दामोदर नामदेव बताते हैं कि शासन प्रशासन के निर्देशानुसार इस वर्ष मां त्रिपुर सुंदरी मंदिर में मात्र 11 ज्योति कलशों की स्थापना की जाएगी। इसके अलावा अन्य कोई सामूहिक कार्यक्रम आयोजित नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि पंचमी और अष्टमी को 108 दीपों से माता रानी की आरती होगी, जिसमें भी सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भक्तों को प्रवेश दिया जाएगा। वहीं कलश के दर्शन के लिए एक साथ मात्र 10 लोग ही कलश के दर्शन कर सकेंगे। बिना मास्क के मंदिर में प्रवेश वर्जित रहेगा। जी, आपका परिचय दीजिए। मैं दामोदर नामदेव, सचिव। बताएं इस बार नवरात्रि को लेकर क्या तैयारियां की? नवरात्रि का हमने मध्य शासन और जिला प्रशासन के आदेश के अनुसार मात्र 11 कलश मंदिर में स्थापना कर रहे हैं, जो सभी भक्तों को मान्य है। सभी भक्त बोल रहे हैं ठीक है, 11 उचित है। इसके बाद में आज हमारा विशेष ये है कि हमने 11 ब्राह्मण जो हमारे रहेंगे इस बार, तो सभी भक्तों की
भावना को देखते हुए उनकी जो भी कामना है उसके लिए वो अपना पाठ करेंगे, पूजन करेंगे, मनोकामना उनकी पूर्ण हो। और विशेष ये है यहाँ पर कि सिर्फ महाआरती होगी, लेकिन कम संख्या में जो 108 हमारी एक आरती चलती है, वो 108 की आरती एक ही आरती है जो हमारे उमेश पांडे जी उसको पंडित हमारे रहते हैं वो करेंगे। और यहाँ पे सभी भक्तों से हमारा निवेदन है कि सैनिटाइजर करके यहाँ जो मंदिर ने व्यवस्था की है, बगैर मास्क पहने मंदिर में हम प्रवेश नहीं। इसी तरह नगर के सिद्धपीठ मां कालीपाठ मंदिर के पुजारी राम गणेश शुक्ला ने बताया कि शासन प्रशासन की गाइडलाइन के अनुरूप इस वर्ष नवरात्रि पर्व मनाया जाएगा। सभी सामूहिक कार्यक्रमों पर रोक लगा दी गई है। भंडारा, कलश शोभा यात्रा इस वर्ष नहीं निकाली जाएंगी। सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ही भक्तों को मंदिर में प्रवेश दिया जाएगा, जबकि मात्र एक ही कलश स्थापित किया जाएगा। नवरात्रों में नवरात्रि को लेके शासन प्रशासन के गाइडलाइन के हिसाब से तैयारी है हमारी। सामूहिक कलश एक जलाएंगे। कितने कलश जलाएंगे? सिर्फ एक ही कलश जलेगा, एक ही कलश। सामूहिक कलश जलेगा। और भक्तों के लिए मास्क पहनना अनिवार्य कर दिए हमने। और तो आप एक एक करके आएंगे, हाथ जोड़ेंगे, प्रणाम करेंगे। बस माता जी का सवेरे शाम पूजन पाठ करके आरती, सवेरे 8 बजे, शाम को 7 बजे आरती। नगर के हनुमान चौक स्थित मां दुर्गा मंदिर के पुजारी संतोष प्रसाद पांडे ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए नवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां की जा रही हैं। माता रानी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ एक साथ मंदिर में प्रवेश न करे, इस विषय का ध्यान रखा जाएगा। मंदिर के प्रवेश द्वार में सैनिटाइजर की व्यवस्था रहेगी और मास्क पहनकर ही मंदिर में श्रद्धालुओं को प्रवेश दिया जाएगा। नवरात्रि तो हर हमेशा मनती है, लेकिन थोड़ा सा कोरोना वगैरह की वजह से प्रकाशन को लेते हुए काम किया जाएगा। अधिक भीड़ भाड़ जमा ना हो। और पूजा तो समय पे जो सुबह शाम जो पूजा आरती होती है वो होगी। और ये विशेष ध्यान रखना है कि अधिक से अधिक संख्या में लोगों की भीड़ जमा ना हो और पूजा सबकी हो। सुरक्षा को लेके मंदिर ट्रस्ट द्वारा क्या इंतजाम किए गए हैं? प्रशासन ने क्या इस बार गाइडलाइन दी है? प्रशासन के गाइडलाइन से तो ऐसा है कि उनका कहना है कि भाई आप ज़्यादा कहीं भीड़ एकत्रित न होने दें। और अपने मंदिर समिति की ओर से अभी ये व्यवस्था है कि यहाँ पर सैनिटाइज़र की व्यवस्था है। जो भी बाहर से भक्तगण आएंगे वो साबुन से हाथ धो के सैनिटाइजर करके यहाँ ऊपर आएंगे और यहाँ माता जी के दर्शन करके प्रसाद लेके पीछे के रास्ते से जो है कलश के दर्शन करते हुए जाएंगे। 17 अक्टूबर को पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी का बालाघाट आगमन होने जा रहा है। पुलिस महानिदेशक के हो रहे इस अचानक दौरे को लेकर जिले में कई तरह की चर्चाएं भी व्याप्त हैं। जानकारी के अनुसार जिले में नक्सली घटनाओं को लेकर जो कुछ घट रहा है उसके तहत डीजीपी का दौरा अहम माना जा रहा है। जानकारी के अनुसार पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी का बालाघाट आगमन हो रहा है। डीजीपी जौहरी 17 अक्टूबर को प्रातः 9:10 पर पुलिस लाइन से सशस्त्र शाखा वाहन शाखा लाइन का निरीक्षण करेंगे। 12 बजे करीब पुलिस कंट्रोल रूम में अधिकारियों के साथ मीटिंग करेंगे, जिसके बाद जिले के किसी भी थाने का निरीक्षण करेंगे। डीजीपी के आगमन की जानकारी लगने के बाद जिले की पुलिस महकमा मुस्तैद हो गया है। जिले के थानों और चौकियों का रंग रोगन किया जा रहा है। थाने के आसपास सफाई व्यवस्था भी जोरों पर दिखाई दे रही है। ज्ञात हो कि अचानक ही जिले में डीजीपी के आगमन को लेकर चर्चाओं का दौर भी प्रारंभ हो चुका है, क्योंकि विगत कुछ दिनों से जहां एक और जिले में नक्सली गतिविधियां बढ़ी हैं, तो वहीं नक्सली घटना में मारे गए झाम सिंह का मुद्दा भी गरमाया हुआ है, जिसकी जांच भी प्रारंभ है। ऐसे में डीजीपी का आगमन अहम माना जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना की तीसरी किस्त की राशि हितग्राहियों के खाते में न पहुंचने से आक्रोशित हितग्राहियों ने कांग्रेस झुग्गी झोपड़ी प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मकसूद खान के नेतृत्व में नगरपालिका पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान हितग्राहियों ने नगरपालिका सीएमओ से चर्चा भी की, जहां नगरपालिका सीएमओ ने हितग्राहियों को आश्वस्त कराया है कि आगामी सोमवार से हितग्राहियों के खाते में राशि डालना प्रारंभ कर दिया जाएगा। गौरतलब हो कि पीएम आवास योजना की तीसरी किश्त की राशि करीब 1.5 वर्ष से नहीं मिलने से हितग्राही काफी परेशान थे। हितग्राहियों के द्वारा कई बार खाते में राशि डाले जाने शासन प्रशासन को ज्ञापन सौंपा गया है। खाते में राशि नहीं आने से गरीब मजदूर हितग्राही अधूरे मकान में त्रिपाल डालकर व झोपड़ी बनाकर एवं किराए के मकान में रहकर जीवन यापन कर रही थी।
लेकिन बीते दिनों जब हितग्राहियों को जानकारी लगी कि जल्द ही उनके खाते में राशि डाली जाएगी तो उनमें खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन अब तक खाते में राशि न आने के चलते हितग्राहियों ने शुक्रवार को नगरपालिका पहुंचकर जमकर हंगामा किया। इस दौरान कांग्रेस झुग्गी प्रकोष्ठ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष मकसूद खान ने कहा कि बीते दिनों न्यूज के माध्यम से जानकारी लगी थी कि प्रधानमंत्री आवास योजना की 5 करोड़ 64 लाख की राशि नगर पालिका में आ गई है, जो कि जल्द ही हितग्राहियों के खातों में डाली जानी है। लेकिन अब तक राशि खातों में नगर पालिका ने नहीं डाली है, जिससे हितग्राही आक्रोशित हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना अब विफल हो चुकी है, गरीबों के साथ छलावा किया जा रहा है। अब तो प्रदेश सहित केंद्र में भाजपा की सरकार है, फिर भी गरीबों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सीएमओ नगरपालिका ने सोमवार तक का समय दिया है। अगर सोमवार से हितग्राहियों के खातों में राशि नहीं पहुंचती है तो हम नगरपालिका में बैठकर प्रदर्शन करेंगे। नगरपालिका आए थे आप लोग? नगर पालिका द्वारा 1 तारीख को BTBI या इसमें पचमेश में स्टेटमेंट दिए थे कि 5 करोड़ 84 लाख रुपए आ गए हैं, तीसरी किस्ती के लिए हम जल्दी से जल्दी डालना है। आज 2 तारीख से 16 तारीख हो गई। जब 4-6 महीने जब पैसा नहीं आया था तो ड्यू टेकिंग कर लेना था इनको। बेचारे परेशान हैं गरीब लोग, कोई झोपड़ा बना के रह रहा है, कोई किराए से रह रहा है, घर की हालत ठीक नहीं है, लॉकडाउन में अलग रोजी रोटी से अलग परेशान रहे तो आदमी जाए तो कहाँ जाए। 2500 लोग 1200 ठंड में ख़त्म हो गए झुग्गी झोपड़ी वाले। एक बड़ी शर्म की बात है। मोदी जी तो बोलते हैं कि मन की बात, काम की बात तो वो करते ही नहीं है कि आज इन गरीबों की सुध। हमारा तो ये है कि ये स्टेट में भी तुम्हारी सरकार है, प्रदेश में भी सरकार है, अब दिक्कत कहाँ है? ये प्रधानमंत्री फैलाव योजना है, गरीबों के साथ छलावा है। नगरपालिका के सीएमओ सतीश मटसेनिया ने बताया कि आवास योजना की किश्त की राशि 5 करोड़ 64 लाख रुपये आ गई है। प्रति हितग्राहियों के खाते में 50,000 रुपये की तीसरी किश्त की राशि डाली जाएगी। उन्होंने बताया कि PSMS सॉफ्टवेयर के माध्यम से राशि डालना पड़ता है, जिसकी प्रक्रिया सोमवार से प्रारंभ कर दी जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना की जिन लोगों ने निर्माण पूरा कर लिया है उन लोगों की समस्या थी कि हमें अगला निर्माण करने के लिए पैसा दिया जाए। शासन से अभी 5 करोड़ 64 लाख रुपए की राशि प्राप्त हुई है, तो हमारी लिस्ट भी तैयार है उनके बैंक खातों में डालने के लिए। तो हम ये सोमवार तक उनके खातों में राशि पहुँचे। इस पर 2 DPR होंगे हितग्राही, एक तो 1200 की DPR है, एक 643 की DPR है। टोटल पैसा हमारे पास 5 करोड़ 64 लाख रुपये आया है और जो कि 50,000 रुपये हितग्राहियों के खाते में डाले जाएगा। इस हिसाब से लगभग 1138 हितग्राहियों को पैसा डाला जाएगा, जिनका जियो टैगिंग आफ्टर इंस्ट्रक्शन के बाद हो चुकी है। 22 मार्च जनता कर्फ्यू के बाद लगभग 6.5 महीने बाद प्रदेश सहित जिले में सिनेमाघरों की शुरुआत हुई। कोरोना संक्रमण को देखते हुए तैयार की गई गाइडलाइन के तहत 16 अक्टूबर को नगर के मिराज सिनेमा में 3 शो दिखाए गए, जिसमें लगभग 1 सैकड़ा लोगों ने 6.5 महीने बाद मूवी का लुत्फ उठाया। कोरोना वायरस की रफ्तार को कम करने के लिए पिछले 7 महीनों से बंद चले आ रहे सिनेमाघरों में 16 अक्टूबर से फिर हलचल शुरू हो गई। देश में लॉकडाउन के बाद फिलहाल अनलॉक 5 का दौर जारी है। केंद्र सरकार की तरफ से जारी किए गए गाइडलाइन के मुताबिक यानी कि 16 अक्टूबर से सिनेमा हॉल खुल गए। सरकार की गाइडलाइन के अनुसार सिनेमा हॉल में एक सीट के बाद दूसरी सीट को खाली रखा जाएगा और हॉल की क्षमता का 50% ही इस्तेमाल किया जाएगा। बता दें कि करीब 6.5 महीनों के बाद शुक्रवार से नगर के सिनेमाघरों में रौनक दिखाई दी, जिसके बाद सिनेमाघर संचालकों के चेहरे पर भी खुशी की लहर है। बता दें कि नगर के मिराज सिनेमा में शुक्रवार को पहले दिन लगभग 3 शो का प्रसारण किया गया, जिसमें लगभग 100 लोगों की उपस्थिति रही। मिराज सिनेमा के मैनेजर राहुल पटले ने बताया कि शासन की गाइडलाइन के अनुसार ही यहाँ कार्य किया जा रहा है। एक शो के अंत में पूरे हॉल को सैनिटाइज किया जा रहा है, साथ ही कर्मचारियों को भी PP किट प्रदान की गई है। प्रवेश द्वार पर सैनिटाइजर की सुविधा है। लगभग जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसीज आई है उसके हिसाब से हम लोग जो भी SOPs है वो फॉलो करने वाले हैं और लगभग 6.5 महीने के सेट के बाद कल से हम लोग अपनी प्रॉपर्टी स्टार्ट करने वाले हैं। तो क्या क्या नियम आए, कैसे पालन कराया जाएगा? बेसिकली सबसे पहले तो 50% ऑक्यूपेंसी पे सिनेमा स्टार्ट होने वाला है। आपके जो फूड पैकेज होंगे बेसिकली फूड पैकेज ही हम लोग बेचने वाले हैं। देन आपका जो भी है सैनिटाइजर्स, आपके मास्क, आपकी ऑडी की सैनिटाइजर हम लोग सब वो फॉलो करने वाले हैं। हर आधे घंटे में पूरी प्रॉपर्टी सैनिटाइज होगी। जब भी मूवी का एग्जिट होगा तो उसके बाद हमारे स्टाफ के द्वारा PP किट पहन के पूरा का पूरा हॉल
ऑडिटोरियम आपका सैनिटाइज किया जाएगा। और सर टिकट को लेके क्या व्यवस्था की जी है? हाँ, पहले टिकट हमारे पास पेपर टिकट होती थी, लेकिन अभी हमने जो नई स्टार्ट की है उसके हिसाब से हमारी जितनी भी टिकट्स है पेपरलेस टिकट होने वाली है। चाहे आप कैफ़े में लीजिए, चाहे बॉक्स में लीजिए, पेपरलेस टिकट जी हाँ, पेपरलेस टिकट। 15 अक्टूबर को प्राप्त रिपोर्ट में बालाघाट जिले के 28 मरीजों के सैंपल कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार 28 मरीजों के ठीक हो जाने पर उन्हें 15 अक्टूबर को डिस्चार्ज कर दिया गया है। इस प्रकार बालाघाट जिले में अब तक कुल 1657 मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं। इनमें से 1345 मरीज शासन के प्रोटोकॉल के अनुसार ठीक होकर अपने घर जा चुके हैं। 294 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर मनोज पांडे से प्राप्त जानकारी के अनुसार 15 अक्टूबर को कोरोना पॉजिटिव पाए गए 28 मरीजों में बैहर के वार्ड नंबर 10 के 3 मरीज, वार्ड क्रमांक 8 का 1 मरीज, लांजी तहसील के ग्राम चिखलामाली का 1 मरीज, लांजी का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र बालाघाट के वार्ड क्रमांक 11 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 24 प्रेमनगर का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 26 प्रेमनगर का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 23 दीनदयालपुरम का 1 मरीज, नावेल्टी हाउस रोड का 1 मरीज, गोंदिया रोड का 1 मरीज, मेन रोड का 1 मरीज, सोगापत का 1 मरीज, आंवलाझरी का 1 मरीज, भरवेली का 1 मरीज, आगरवाड़ा का 1 मरीज, गर्रा बालाघाट के 2 मरीज, उकवा का 1 मरीज, लालबर्रा तहसील के ग्राम मेरे गांव का 1 मरीज, किरनापुर तहसील के ग्राम डुडवा का 1 मरीज, तिरोड़ी तहसील के ग्राम महकेपार का 1 मरीज, कटंगी तहसील के ग्राम बोनकट्टा का 1 मरीज, सांगी का 1 मरीज, नगरीय क्षेत्र कटंगी के वार्ड क्रमांक 5 का 1 मरीज, वार्ड क्रमांक 13 का 1 मरीज और पाथरी चौकी का 1 मरीज शामिल है। कोरोना पॉजिटिव पाए गए मरीजों के उपचार के लिए जिला प्रशासन बालाघाट द्वारा पर्याप्त संख्या में बेड का इंतजाम किया गया है। कोविड सेंटर गोंगलई बालाघाट बैहर एवं लांजी में 575 बेड एवं IITI के पीछे बूढ़ी बालाघाट में बनाए गए कोविड अस्पताल में ऑक्सीजन सुविधा युक्त 105 बेड का इंतजाम किया गया है। 16 अक्टूबर 2020 को दोपहर 12 बजे की स्थिति में कोविड सेंटर में 100 बेड मरीजों से भरे हैं। इस प्रकार कोविड सेंटर गोंगलई बैहर एवं लांजी में कुल 475 बेड एवं कोविड अस्पताल बूढ़ी में 105 बेड खाली हैं। जिले में होम आइसोलेशन में 194 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के लिए रखा गया है। 740 मरीजों को आरोग्य कसायम काढ़ा दिया गया है। पंजाब के जालंधर में ड्यूटी के दौरान 5 अक्टूबर को गश्ती करते समय लैंड माइंस ब्लास्ट में सैनिक शुभम राहंगडाले बुरी तरह जख्मी हो गए थे, जिसका इलाज जालंधर के ही सैनिक अस्पताल में चल रहा था, जहां 10 दिन तक जीवन से संघर्ष करते हुए जवान शुभम राहंगडाले ने 14 अक्टूबर को दम तोड़ दिया, जिसके बाद शहीद जवान शुभम का शव शहीद के गृह ग्राम वारासिवनी के कंचनपुर शरंडी लाया गया, जहां पूरे राजकीय सम्मान के साथ हजारों गमगीन लोगों की मौजूदगी में शहीद शुभम का अंतिम संस्कार किया गया। शहीद जवान के अंतिम संस्कार के समय खनिज विकास निगम अध्यक्ष व विधायक प्रदीप जायसवाल, पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, प्रधानमंत्री जन कल्याण प्रकोष्ठ प्रदेश सदस्य गौरव सिंह पारधी सहित हजारों लोग उपस्थित थे, जिन्होंने शहीद जवान को अपनी श्रद्धांजलि दी। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए शुभम के परिवार में 2 भाई, माता पिता, दादा, चाचा चाची हैं। परिवार में सबसे बड़े शुभम को बचपन से ही फौज में जाने का जुनून था और उसके इस जुनून को और धार दिया 2015 में फौज में भर्ती हुए जवान के गांव के ही एक अन्य जवान विक्की बिसेन ने उसे प्रोत्साहित कर उसे भर्ती के दौरान होने वाली गतिविधियों के बारे में बताकर उसके भीतर देश सेवा की भावना प्रबल की, जिसके परिणाम स्वरूप शुभम ने फौज में जाने के लिए कड़ी मेहनत की, जिसके परिणाम स्वरूप मात्र 20 साल की उम्र में ही 24 मार्च 2017 को फौज में उसकी ट्रेडमैन के पद पर भर्ती हो गई। शहीद शुभम की पहली पदस्थापना झारखंड के रायगढ़ व दूसरी पदस्थापना पंजाब के अमृतसर में हुई थी। वर्तमान में वह पंजाब के ही जालंधर में जाट रेजिमेंट में पदस्थ थे, जहां पर 5 अक्टूबर को गश्त के दौरान लैंडमाइंस फटने से वह घायल हो गया था। विदित हो कि वारासिवनी क्षेत्र अंतर्गत इस छोटे से गांव कंचनपुर शरंडी के शहीद शुभम सहित 7 युवा फौज में भर्ती होकर देश सेवा कर रहे हैं। वहीं इस दुखद घटना के बाद इसके मित्र सहित गांव में दुख का माहौल व्याप्त है। सभी औपचारिकताओं के पूर्ण होने के बाद सेना के जवान शहीद शुभम का शव लेकर जालंधर से 16 अक्टूबर को जबलपुर पहुंचे, जहां से वे दोपहर 2 बजे शहीद के गृह ग्राम पहुंचे, जहां शहीद शुभम को श्रद्धांजलि देने के बाद उनका शव वारासिवनी के जयस्तंभ चौक लाया गया।
जहां उनके शव को सैकड़ों गमगीन लोगों ने अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद स्थानीय मोक्षधाम में गार्ड ऑफ ऑनर देने के बाद पूरे राजकीय सम्मान के साथ शहीद शुभम को अंतिम विदाई दी गई। इस दौरान विधायक प्रदीप जायसवाल ने शहीद जवान को श्रद्धांजलि देते हुए अपने शोक संदेश में कहा कि आज देश ने अपना एक वीर जवान खो दिया है, उनकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। शुभम के परिवार को शासन की ओर से हर संभव मदद दिलाने का प्रयास किया जाएगा। दुख की इस घड़ी में जिले की जनता शुभम के परिवार के साथ खड़ी है। पिताजी विनोद रांगडाले कंचनपुर सरंडी ग्राम पंचायत के थे और मुश्किल से 2 साल पहले ही नौकरी लगी थी। उसकी ड्यूटी जलंधर में थी आर्मी में। एक फौज में काम करते हुए हमारा युवा साथी बहुत ही कम उम्र में शहीद हो गया। तो क्षेत्र के लिए, कंचनपुर के लिए, परिवार के लिए एक बहुत बड़ी दुखद घटना थी। लेकिन जहाँ दुख की बात है तो वहीं, लेकिन हमारा युवा साथी जिसने सावंगी सरंडी और वाराणसी का नाम आर्मी में एक गौरव के साथ हमेशा नाम दिया जाएगा कि उसने इतनी कम उम्र में आर्मी में रह के देश के लिए शहीद हुआ है हमारा युवा साथी। तो उसको पूरे क्षेत्र की ओर से मध्य प्रदेश शासन की तरफ से श्रद्धांजलि देता हूँ और इस दुखद घड़ी में उसके परिवार के साथ हम लोग सभी लोग हैं। वाराणसी विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत छोटी कोचीवाही में पहुंचकर खनिज विकास निगम के अध्यक्ष व क्षेत्रीय विधायक प्रदीप जायसवाल ने नवरात्रि पर्व के अवसर पर नवनिर्मित माता मंदिर का फीता काटकर लोकार्पण किया। मंदिर के लोकार्पण के दौरान ग्रामीण जन भी उपस्थित रहे। ग्राम छोटी कोचीवाही पहुंचने पर विधायक प्रदीप जायसवाल का ग्रामीणों ने आत्मीय स्वागत किया। तत्पश्चात विधायक प्रदीप जायसवाल ने ग्रामीण जनों की उपस्थिति में नवनिर्मित माता मंदिर का फीता काटकर लोकार्पण किया तथा विधि विधान के साथ माता रानी की पूजा अर्चना कर हवन कुंड में आहुति डालकर क्षेत्रवासियों की खुशहाली की कामना की। बताया गया कि शनिवार से प्रारंभ हो रही नवरात्रि की धूमधाम भी इस मंदिर में नजर आएगी और विभिन्न तरह के धार्मिक आयोजन भी मंदिर परिसर में होंगे। लोकार्पण समारोह के दौरान पंडित रविशंकर शुक्ल, पूर्व जिला पंचायत सदस्य अशोक मरार, तुलसीराम पंचेश्वर, कन्हैया मानेश्वर, कमल भौरे, घनश्याम रिनायत, महेश दास, गिरधारी कावरे, डोमाजी नागेश्वर, सुरेश सिरसाट, संतोष आड़े, मंजे सोनेकर, हर्षित सहित अन्य ग्रामीण जन मौजूद रहे। 15 अक्टूबर रात लगभग 9 बजे बाईपास मार्ग पर हुए सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल झारखंड के जिला गिरिडीह थाना जमुआ अंतर्गत जगन्नाथ डी निवासी 32 वर्षीय पिंटू शर्मा की जिला चिकित्सालय में इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि घायल उसके साथी नीतीश का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। मृतक पिंटू के साथी दीपक ने बताया कि लगभग 20 लोग मंत्री रामकिशोर कावरे के भाई कुमार कावरे के बन रहे मकान में बढ़ई का काम करने आए हैं और सभी नगर के सिंधी मोहल्ले में किराए के कमरे में रहते हैं। बीते 15 अक्टूबर की रात नीतीश और पिंटू चिकन लेने गए थे। जब वह काफ़ी देर तक नहीं लौटे तो उसके नंबर पर फ़ोन लगाया तो किसी पुलिस वाले ने उठाकर उन्हें पिंटू और नीतीश के घायल होने की सूचना दी, जिसके बाद उन्हें जिला चिकित्सालय लाया गया, जहां पिंटू की मौत हो गई, जबकि घायल नीतीश को निजी अस्पताल में उपचार के लिए भर्ती कराया गया है। मृतक पिंटू की मौत की तहरीर मिलने के बाद अस्पताल चौकी पुलिस प्रधान आरक्षक हुकुमचंद उइके द्वारा शव का 16 अक्टूबर को पीएम कराकर शव परिजनों को सौंप दिया है। मामले की अग्रिम जांच कोतवाली पुलिस द्वारा की जाएगी। हालांकि यह पता नहीं चल सका है कि दुर्घटना कैसे हुई है। बीटीवी के नन्हे दर्शक रोहन अंश मसराम का 16 अक्टूबर को 9वां जन्मदिन है। इनके जन्मदिन के अवसर पर पापा अतुल, मम्मी सपना, नाना नानी सहित बीटीवी परिवार भी बधाई प्रेषित करता है। आपको जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं रोहन। और अब अंत में चलते चलते आइए एक नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर।
नशीले कफ सिरप के साथ 2 MR गिरफ्तार, 2,20,000 रुपए की 1400 बोतल बरामद। जबलपुर होलसेलर से पूछताछ करेगी पुलिस। जिले में बड़ी मात्रा में चल रहा है नशे का अवैध कारोबार। बालाघाट और जबलपुर से जुड़ा हुआ है कारोबार का मामला। दोनों ही आरोपियों से पुलिस कर रही है और पूछताछ। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर गए सहकारी कर्मचारी, जिला खाद्य अधिकारी पर कार्यवाही नहीं होने से नाराज। 23 समितियों को केंद्र नहीं बनाने से आक्रोशित हैं कर्मचारी। जिलाध्यक्ष ने कहा, नहीं हुई मांगे पूरी तो जिले में होगा उग्र आंदोलन। संभाग सहित प्रदेश से भी पहुंचेंगे पदाधिकारी। नवरात्रि पर्व को लेकर तैयारियां हुई पूर्ण। कोरोना संक्रमण के बीच मनाया जाएगा नवरात्रि पर्व। 9 दिनों तक माता रानी की जाएगी उपासना। मंदिर समितियों के द्वारा तैयारियां की गई पूर्ण। मास्क पहनकर मंदिरों में भक्तों को मिलेगा प्रवेश। सामूहिक आरती और भंडारे में रहेगी रोक। तो ये थी अब तक की खबरें। नई खबरों के साथ एक बार फिर हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।